नमस्कार साथियों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जो नए साथी हैं उनको मैं बता दूं, ये शिक्षण विधियों के लिए हिंदी शिक्षण विधियों का ये अंतिम वीडियो है। और इसमें इससे पूर्व 3 यूनिट, जैसा कि रीट के सिलेबस में 3 यूनिट में शिक्षण विधियों का जो पाठ्यक्रम है वो बटा हुआ है। और उन 3 यूनिट में से पहली यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट के 3 जो बिंदु है वो हम पढ़ चुके हैं। आज चौथा और अंतिम बिंदु है उपचारात्मक शिक्षण। तो इससे पूर्व के 12 या 13 जो वीडियो है वो आप जरूर देखें, ताकि संपूर्ण सिलेबस मात्र 13 या 14 वीडियो के अंदर समाहित कर सकने वाले इस चैनल पर आपके लिए ये काफ़ी उपयोगी होगा। तो बढ़ते हैं आगे। आज हम पढ़ रहे हैं उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? जैसा कि हम सब जानते हैं, किसी बालक के जब किसी तरह की कोई समस्या आती है, निदान आवश्यक है ये जानने के लिए कि ऐसे कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से जो बालक है वो ठीक ढंग से, क्योंकि उसके मूल्यांकन को जब किया गया तो ये पाया गया कि बालक का जो उपलब्धि है, वो बालक की उपलब्धि है वो अधिक नहीं रह रही, अच्छी नहीं रही। तो फिर उसके लिए उपचार भी आवश्यक होता है। तो क्या होता है उपचारात्मक शिक्षण, आइए देखते हैं। उपचारात्मक शिक्षण जिस शिक्षण व्यवस्था में अवरोध को दूर करने का उपाय किया जाता है, जो भी अवरोध होता है उसको दूर करने का उपाय किया जाता है, वह उपचारात्मक शिक्षण कहलाता है। उपचारात्मक शिक्षण से तात्पर्य प्रत्येक शिक्षक अपने शिक्षण कार्य में सफल होने के लिए यह जानने को उत्सुक रहता है कि उसके छात्रों की क्या कठिनाई है, कठिनाई का स्तर क्या है, कठिनाई कौन सी है और वो किस लेवल की है, बहुत ज़्यादा है या मध्यम लेवल की है। इसको जानने के बाद वह उपचार का पूरा प्रयास करता है। तो जिस तरह से वह उपचार करने का प्रयास करता है, साधारण अर्थ में उपचारात्मक शिक्षण वह शिक्षण है जिसमें बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। निदान में केवल कठिनाई का पता लगाया जाता है, जबकि उपचार में कठिनाई का पता लगाते हुए उसे दूर भी किया जाता है। छात्र द्वारा की जाने वाली गलतियों के निवारण हेतु, जो भी छात्र गलतियां करता है उसके निवारण के लिए अपनाई जाने वाली समुचित शिक्षण प्रक्रिया को ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। तो सारांश रूप ये हो गया कि छात्र द्वारा की जाने वाली गलतियों के निवारण हेतु अपनाई जाने वाली समुचित शिक्षण प्रक्रिया को ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। अधिगम में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अपनाए गए सुधारात्मक उपाय ही उपचारात्मक शिक्षण है। यह तब तक चलता रहता है जब तक छात्र का पिछड़ापन दूर नहीं हो जाता। इसका मतलब उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? छात्र का पिछड़ापन दूर करना। ये उपचारात्मक शिक्षण में ऐसी शिक्षण प्रक्रिया होती है जिसमें छात्र के द्वारा जो गलतियां होती है उनका निवारण करने का प्रयास होता है। उपचारात्मक शिक्षण चक्र किस तरह से होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट बात है कि उपचारात्मक शिक्षण चक्र में सबसे पहले एक अध्यापक उसका निदान करता है। और निदान में क्या होता है? कारणों का पता लगाया जाता है कि बालक की जो समस्या आ रही है उसका क्या कारण है। परिकल्पना बनाना, उसके बाद में वो परिकल्पना बनाता है एक अध्यापक कि मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। फिर उपचारात्मक शिक्षण करवाता है वो। तत्पश्चात मूल्यांकन करता है। याद रखें, ध्यान रखें, उपचारात्मक शिक्षण तब तक पूर्ण नहीं माना जाता है जब तक कि मूल्यांकन प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि मूल्यांकन प्रक्रिया से ही उसे पता लगेगा कि सफल या असफल हुआ हूं मैं। यानी अध्यापक जिस विधि को प्रयोग में लाते हुए एक बालक में आ रही किसी भी समस्या, जैसे कि उच्चारण दोष, वर्तनी की अशुद्धियां या किसी संधि समास उपसर्ग प्रत्यय को ठीक ढंग से अधिगमित नहीं कर पाना, यहाँ सफल या असफल वो हुआ या नहीं, इसके लिए उसे पुनः मूल्यांकन करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से कारण थे कि जिसकी वजह से उसके उच्चारण दोष हो रहा है। क्षेत्रीय प्रभाव है, अज्ञान है, या फिर उसके वोकल सिस्टम में किसी तरह की कोई समस्या है। उस समस्या का पता लगाना, फिर परिकल्पनाएं बनाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। इसके लिए किसी मैं मौखिक परीक्षा लूँ, लिखित परीक्षा लूँ, या फिर उससे मैं वापस उसका दोहरान करवाऊँ, क्या करना चाहिए। तो फिर वो उपचार करता है और फिर मूल्यांकन टेस्ट, किसी टेस्ट के माध्यम से सफल या असफल हुआ है इसका वो पता लगाता है। और असफल होने पर पुनः निदानात्मक परीक्षण होता है। वापस यही चक्र चलता है, फिर निदान, फिर परिकल्पना, उपचार और मूल्यांकन।
उपचारात्मक शिक्षण के मुख्य उद्देश्य क्या है? नंबर 1, प्रारंभिक त्रुटियों में सुधार करना, इसके लिए उपचार किया जाता है। छात्रों की ज्ञान संबंधित त्रुटियों को दूर करना, छात्रों को आवश्यक आदतों एवं मनोवृत्ति को सिखाना जो उन्होंने सीखी नहीं है, जैसे स्वाध्याय की आदत का विकास करना। तो कुछ ऐसी आदतें जिसकी वजह से उसके शिक्षण में आ रही बाधा को दूर किया जा सके। मनोवृत्ति को सिखाना, लगभग सभी बालक थोड़ा कम ज्यादा पढ़ते हैं लेकिन रुचि पूर्वक नहीं पढ़ पाते हैं, ऐसी मनोवृत्ति नहीं बनती है। तो मनोवृत्ति को सिखाने के लिए कुछ इस तरह के यत्न करना, पुस्तकों के आधार पर योग्यता में छात्रों की वृद्धि करना, छात्रों की अवांछनीय रुचि, ऐसी रुचि जो अवांछनीय हो, जैसे कई बालकों की रुचि अच्छी फिल्में, वो अच्छी और बुरी फिल्में देखना, सिगरेट या फिर तंबाकू वगैरह के जो सेवन करते हैं उनके प्रति आकर्षण, ऐसी जो चीजें हैं, ऐसे खेल जो किसी तरह के लिए अच्छे नहीं है, किसी तरह से किसी भी दृष्टिकोण से वो अच्छे नहीं है, तो ऐसी अवांछनीय रुचि और दृष्टिकोणों को वांछनीय स्वरूप देना। ऐसे खेल जो कहीं ना कहीं सट्टेबाजी की ओर उनको ले जाते हैं, नशे की ओर प्रवृत्त करते हैं, ऐसी रुचियों और दृष्टिकोणों को वांछनीय स्वरूप देना। छात्रों में आत्मविश्वास जगाना, छात्रों में अच्छे गुणों का विकास करना, छात्रों में मानसिक तनाव को दूर करना। किसी अवांछनीय रुचि को किस तरह से वांछनीय बनाया जा सकता है उसका एक एग्जाम्पल देखें। एक बालक है, बलिष्ठ है, जिसके कारण से उसको लगता है कि मैं किसी भी स्टूडेंट जो मेरे साथी हैं उनको मैं मार कूट सकता हूँ, पीट सकता हूँ। तो उसमें इस तरह की रुचि डेवलप हो गई कि जिस तरह से फिल्मों में खलनायक होते हैं, गुंडे होते हैं। अब अध्यापक उसको वांछनीय स्वरूप इस तरह से कि यदि तू पुलिस में भर्ती हो जाए, तू फौज में भर्ती हो जाए, तो तू जो गुंडों को है वो मार पीट सकता है। गुंडों के पास पूरी तरह से जो है रिवाल्वर या इस तरह की जितनी भी जो सामग्री हैं वो नहीं रख पाते या इन्हें छिपा कर रखनी पड़ती है। पुलिस या फौज उसके कानूनी रूप से उसके हाथ में रहता है हथियार, और उस हथियार का वो प्रयोग कर सकता है। तो ये हो गया अवांछनीय का वांछनीय रूप। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने की विधियां: छात्र के अधिगम संबंधी दोषों का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन करना एवं उसे दूर करने का उपाय बताना। छात्र के अधिगम में आ रही किसी भी संबंधी जो दोष है उसको व्यक्तिगत रूप से पहचानना कि इस बालक में ऐसी क्यों कमी ये रह रही है, इसकी फैमिली के किसी कारण से या इसकी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि होती है, फैमिली बैकग्राउंड, या और कोई सामाजिक कारण या इसके साथ में रहने वाली जो संगत, ऐसा क्या कारण है और उसे दूर करने का उपाय बताना। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार उनको विभिन्न समूह में विभाजित कर शिक्षण की व्यवस्था करना। मध्यम, औसत, निम्न दर्जे के, उच्च स्तर के बालकों के अलग अलग समूह बना करके उनकी व्यवस्था करना। छात्रों को उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर छोटे छोटे समूह में बांटकर शिक्षण की व्यवस्था करना। उनकी विशेष आवश्यकता को ध्यान में रखकर छात्रों की त्रुटियों को सुधार करना। छात्रों की अधिगम संबंधी कमजोरियों, ये 200 हो गया, जबकि यहाँ पर था दोष। कमजोरियों, दोष एवं बुरी आदतों का पता लगाकर उन्हें दूर करना। हिंदी भाषा एवं उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? हिंदी भाषा के संदर्भ में बालकों में हिंदी भाषा से संबंधित एवं अशुद्धियों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण निम्नलिखित रूप में अपनाए जा सकते हैं। यदि छात्रों में उच्चारण संबंधी दोष है तो शिक्षक उनको शुद्ध उच्चारण बताकर उनका अभ्यास कराए। पहले तो स्वयं उसका शुद्ध उच्चारण बताए, फिर उसके बाद में वो उनसे अभ्यास करवाए। शिक्षक स्वयं आदर्श वाचन प्रस्तुत कर छात्रों को उसका अनुकरण करने के लिए प्रेरित करे। इसका मतलब जब परीक्षा में प्रश्न आता है वो इस तरह से आता है कि हिंदी भाषा में उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित कौन सा नहीं है, और फिर नंबर 1 लिख दिया अभ्यास, नंबर 2 आदर्श वाचन, नंबर 3 अनुकरण। तो ये 3 जो बातें हैं, ये 3 शब्द है वो उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित है। उपचारात्मक शिक्षण के लिए अध्यापक आदर्श वाचन करता है। कौन से तरह के उपचारात्मक शिक्षण के लिए? वर्तनी के दोष,
उच्चारण के दोष, इनको दूर करने के लिए अभ्यास, अनुकरण। चौथा, इसमें जो भी शब्द इस तरह का होगा जो इससे संबंधित नहीं होगा तो वो उत्तर हो जाता है। शब्दार्थ संबंधी कठिनाइयों को दूर करना और अर्थ ग्रहण की योग्यता बढ़ाना। इसका मतलब अर्थ ग्रहण की योग्यता को बढ़ाना, ये उपचारात्मक शिक्षण का एक अंग है। बालकों को इस तरह तैयार करना कि उनका उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट एवं उचित ध्वनि के साथ हो। उच्चारण गति एवं प्रवाह, उच्चारण गति एवं प्रवाह की दृष्टि से भी उचित हो। ये देखें आप, गद्यांश एवं पद्यांशों का वाचन, तो ये वाचन कराकर उनमें वाचन की रुचि उत्पन्न की जा सकती है ताकि वे अधिकाधिक वाचन पर, अपनी वाचन शैली पर प्रभुत्व पा सके। अन्य अभ्यास जैसे भाषण, उनसे भाषण दिलवाना, वाद विवाद में वो हिस्सा लें, इस बात के लिए प्रेरित करना, अंत्याक्षरी में वो हिस्सा लें, इस तरह की प्रतियोगिताएं करवाई जा सकती है। श्रुतलेख, अनुलेख, प्रतिलेख ये भी आयोजित किए जा सकते हैं। निबंध लेखन प्रतियोगिता। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं? उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य होते हैं अधिगम दोषों को दूर करना, छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाइयों को दूर करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षण, छात्रों की समस्याओं का समाधान, अपराधी प्रवृत्ति के छात्रों को उचित मार्गदर्शन देना, गंभीर संवेगों से पीड़ित छात्रों की समस्याओं का समाधान। संवेग क्या होते हैं? क्रोध, दया, करुणा, शोक, घृणा, ये सभी संवेग हैं। लेकिन गंभीर संवेग जैसे क्रोध, बहुत खतरनाक रूप से किसी को क्रोध आ जाना, चिड़चिड़ापन उसमें, ये सब, इन सब से कोई अगर छात्र पीड़ित है तो उसकी समस्या का समाधान, किस तरह से संवेगों को नियंत्रण किया जा सकता है, ये एक अध्यापक को पता होना चाहिए। भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, क्योंकि भाषा के प्रति यदि अरुचि होती है तो उसे भाषा शिक्षण में बाधा आती रहेगी। तुतलाने व हकलाने वाले बालकों की समस्याओं का समाधान, क्योंकि हकलाहट कब होती है? तुतलाने को अनुकरण के माध्यम से दूर करवाया जा सकता है, और हकलाने, इसके लिए भी काव्य, पाठ, गीत, कविता, इनको गाना, ये हकलाने को दूर किया जा सकता है। कहीं ना कहीं एक अज्ञात भय जब बालक में होता है तब वो दूसरों के सामने अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने में एक मानसिक दबाव का अनुभव करता है, परिणाम स्वरूप उसमें हकलाहट आरंभ होती है। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग वाचन, उच्चारण, लेखन, व्याकरण इत्यादि क्षेत्रों में भी हो सकता है। वाचन में, उच्चारण में, लेखन में, व्याकरण सीखने, इन सब में उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट, ये कुछ प्रश्न जो उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित जो बातें हमने पढ़ी है। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है? आदेश या नकार का भाव, ये कोई सिद्धांत होता है या फिर अनुदेश होता है? उपचारात्मक शिक्षण के समय एक बालक में किसी समस्या को समझते हुए, पकड़ते हुए, उसका कारण जानते हुए फिर उसका उपचार यानी उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है, और वो उसके लिए उचित निर्देश देता है बालक को। तो ये एक अनुदेशनात्मक कार्य है, न कि आदेश, नकार या सिद्धांत। तो इसमें उत्तर होगा अनुदेशनात्मक। नेक्स्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर? जी नहीं, सामग्री पर इतनी निर्भर नहीं करती। ये उसे प्रभावी जरूर बना सकती है, लेकिन उसे सफलता उस पर ही निर्भर करे यह आवश्यक नहीं। भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर सबसे अधिक ये किस बात पर निर्भर करती है? ये सबसे अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान हुई या नहीं, ताकि उसे दूर किया जा सके। यदि समस्या के कारण की सही पहचान नहीं हो पाई है तो फिर जिस तरह से डॉक्टर जब रोगी के रोग का, उसकी रोग के की वो पकड़ नहीं कर सकता, तब तक उसका इलाज भी नहीं कर पाएगा। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? लेखन कौशल का मूल्यांकन, सुंदर लेख का अभ्यास कराया जाए और ये जाना जाए कि वो लेखन कौशल में विकसित है या नहीं है।
अपने अनुभवों को लिखना, श्रुतलेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। पाठ आधारित उत्तरों के जो प्रश्नों के उत्तर है उसके लिए उसमें ज्ञान अवबोध ये कौशल विकसित हुए हैं या नहीं, यही जाना जा सकता है। श्रुत लेख सुनकर लिखे गए लेख से केवल वर्तनी का इनके ज्ञान का उसके ज्ञान है या नहीं, इस बात का पता लगाया जा सकता है। लेकिन जब अपने अनुभवों को लिखेगा, क्योंकि लेखन कौशल के कई पक्ष होते हैं कि उसे वर्तनी का ज्ञान है नहीं या नहीं, उसमें मौलिकता है या नहीं है, वो स्वयं आत्म अभिव्यक्ति कर पाता है या नहीं कर पाता। तो ये सारी चीजें अपने अनुभवों को लिखने को यदि उसे कहा जाए तो बेहतर ढंग से पता लगाया जा सकता है। गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है? कोई आवश्यक नहीं। अति आवश्यक जैसी कोई बात नहीं है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है? जी नहीं। और गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। अब ये बात देखो, चौथा जो ऑप्शन है, हो सकता है ये और किसी प्रश्न में ये विकल्प आ जाए। ये अभ्यास तो है, गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास है, ये बात सही है। लेकिन मैंने जिसको मिटाया था वो देखो आप, मात्र है। यानी गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र नहीं है, बल्कि ये उसकी क्षमता को, उसके दोहरान को, उसकी पुनरावृत्ति को, उसके लिए अभ्यास के लिए, ये सभी के लिए होता है। बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए, ये इसमें संगत कथन है। अगर यहाँ मात्र लिखा हुआ नहीं रहता तो ये भी संगत हो जाता। इनमें से कौन सा भाषा में सबसे कम प्रभावी तरीका है? ये भाषा कौशल, ये कलर गलत छप गया इसमें। भाषा कौशल में सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? कहानी कहना, इससे बच्चों की अभिव्यक्ति, मौलिकता, वाचन, ये सब का मूल्यांकन हो जाएगा। कहानी लिखना, इसमें उसके लेखन कौशल का, उसकी मौलिकता का, उसे कहानी कितनी याद है, उसका घटना वर्णन, किसी घटना का वर्णन, ये पूरी तरह से मौलिक होता है। और साथ में उसके दृश्य बिंब कितना, वो जहाँ पर भी उसने घटना देखी है या सुनी है वो बिंब कितना अच्छा बनता है और उसको कितनी याद रख करके वो लिख पा रहा है, उससे भी वो मूल्यांकन होगा। लेकिन श्रुत लेखन, ये तो केवल आप जैसा एक अध्यापक जैसा बोलेगा वैसा बालक लिखेगा। तो वहाँ केवल वो सुनकर लिख रहा है, वहाँ केवल और केवल उसकी वर्तनी और उच्चारण, इनका ही पता लगेगा कि वो उच्चारण को सही ढंग से सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। श्रवण कौशल और साथ में फिर उसको वो वर्तनी सहित सही ढंग से लेखन कौशल, ये विकसित है या नहीं है, इस बात को जांचा जा सकता है। लेकिन इन तीनों में और भी बहुत सारे आयाम जो है वो उसके चेक हो जाएंगे। आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता है, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है कि कितना पढ़ाया उससे, कितना अच्छा पढ़ाया, कितना प्रभावित तरीके से पढ़ाया। तो ये बात पूर्णतः सही है, आंशिक सही नहीं है, पूर्णतः गलत भी नहीं है, निराधार भी नहीं है, लेकिन पूर्णतः सही है। तो आकलन में शिक्षक ने कितना अच्छा पढ़ाया और एक शिक्षार्थी ने कितना अच्छा तरीके से पढ़ा, दोनों बातों का आकलन होता है। पहली कक्षा में वाक्य लिखना भी लिखना के अंतर्गत आता है, शब्द लिखना भी, अक्षर बनाना भी, चित्र बनाना भी। अब देखो, हो सकता है आपके माइंड में ये बात आए कि वाक्य लिखना भी तो लिखना के अंतर्गत ही है, शब्द लिखना ये भी है लिखना, अक्षर बनाना ये भी लिखना है, लेकिन ये क्या लिखा है इसने? भी। तो वाक्य लिखना भी लिखना के अंतर्गत आता है, तो वाक्य लिखना भी नहीं होगा यहाँ पर। वाक्य लिखना लिखना के अंतर्गत आता है, शब्द लिखना लिखना के अंतर्गत आता है, अक्षर बनाना, लेकिन चित्र बनाना भी, ये एक्स्ट्रा बात है। चित्र बनाना भी लिखना के अंतर्गत आता है। चित्र बनाना क्यों? जैसे हम किसी बच्चे को स्कूल जाने से पहले घर पर ला करके जो रंगीन एक चित्रावली की जो एक पुस्तक आती है, जिसमें बिल्ली का चित्र है, पेड़ का चित्र है, कौवे का चित्र है, गाय का चित्र है, बछड़ा उसके पास खड़ा है, एक कटोरी में दूध है, बिल्ली वहाँ पास में खड़ी है, तो बच्चा ये बिल्ली है, ये दूध है, ये गाय है, ये बिल्ली दूध पी रही है, इस तरह का वाचन कर रहा है वो। तो जिसने भी चित्र बनाया है इसका मतलब उसने वैसा लिखा है। तो चित्रों के माध्यम से लिखना और वाचन करना दोनों चीज़ें होती है।
ये थे कुछ प्रश्न जो उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित थे। अपेक्षा करता हूँ आप लोगों के ये बात समझ में आई होगी। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, क्या उसके उद्देश्य होते हैं, कुछ चीज़ें याद भी करनी पड़ेगी तो कुछ चीज़ें समझनी भी है। ध्यान रखें, ज्ञान अवबोध ज्ञानोपयोग जितने भी जो कौशल हैं सभी का अपना महत्व है। न आपको केवल समझना है, न आपको केवल याद करना है, दोनों बातें आपको करनी पड़ेगी। जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, अपने सुझाव दें। धन्यवाद। अगले जो है फिर से हम हिंदी व्याकरण से संबंधित जो टेस्ट सीरीज है या फिर जो टॉपिक्स हैं उनको लेकर के फिर अगले वीडियो में हाजिर होऊंगा। तब तक धन्यवाद।